तो मैं ये बोल रहा था कि ये जो रूल है ना, ये हम रूल तो अप्लाई करेंगे ही, ये रूल हम अप्लाई करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया? ये रूल हम अप्लाई करेंगे। जब जब स्फेरिकल सिमेट्री वाला बॉडी होगा तो हम रूल अप्लाई कर देंगे। लेकिन मैं ये बता रहा था कि जब भी बॉडी के बाहर मास रखा हो, जब भी बॉडी के बाहर मास रखा हो, आप अज्यूम करो टोटल मास को उसके सेंटर पे। पॉइंट मास है तो पॉइंट मास का तो कोई बात ही नहीं है। अगर इस बॉडी के बाहर मास रख के तुमसे पूछा जा रहा है तो आप सेंटर पे अज्यूम कर लोगे। तुम बोलोगे नहीं सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, कुछ चमक नहीं रहा। अभी चमकाते हैं, आओ एक सवाल लेते हैं फिर से, चमक में आएगा। देखना, ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, एक हॉलो स्फीयर लिया। ये हॉलो स्फीयर है, ठीक है। ये इसका सेंटर है और यहाँ रेडियस आर। मैंने अब क्या किया, मास को देखना, मैंने मास को क्या किया, यहाँ पे रख दिया। इस कलर से नहीं, ग्रीन कलर से। मैंने मास को, पॉइंट मास को अंदर रख दिया। ये है मास एम रखा हुआ, और इसका मान लो दूरी है r/2 पे। कहा r/2। अब मुझे बताइए इसके ऊपर फोर्स कितना काम कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स कितना काम कर रहा है। ये है हॉलो स्फीयर, ये क्या है, हॉलो स्फीयर। बोलो। तो अभी अभी मैंने बताया कि जब पॉइंट मास बाहर हो, जब पॉइंट मास बाहर हो तो हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि मास टोटल सेंटर पे केंद्रित है ना, सेंटर पे है। बट यहां तो ये मास अंदर आ गया, तो अब इस मास के लिए अंदर कोई मास तो है ही नहीं, खाली हो गया पूरा, अंदर मास खाली है। इनफैक्ट हॉलो स्फीयर का मास कहाँ होता है, अगर मैं सच पूछूं तो तुम बोलोगे हॉलो स्फीयर का मास तो यहीं पे इसके बॉडी पे ही होगा, अंदर तो पूरा खाली रहेगा ना, हॉलो है वो। क्या कहते हो? अरे अंदर तो खाली है पूरा, तो यहाँ मास है, तो ये इधर अट्रैक्ट हो रहा है, इधर 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 इधर, ऐसे 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 अट्रैक्ट हो रहा है, हाँ या ना, ऐसे ऐसे अट्रैक्ट हो रहा है। इस अट्रैक्शन की वजह से नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो आ जाए, क्योंकि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अब यहाँ पे काम करेगा। भाई पहले क्या था, पहले था ये सीधा बाहर, पहले ये सीधा बाहर था, तो एक ही बॉडी से एक ही फोर्स काम कर रहा था, हाँ या ना, बताइए। जब ये बाहर था तो हम अज्यूम कर लेते थे उसको कि उसका सारा मास सेंटर पे है, तो एक ही मास से ये अट्रैक्टेड था, तो भाई कोई सुपर पोजिशन नहीं काम कर रहा था। लेकिन अब ये अंदर चला गया, तो यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से हर जगह से अट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ नेट फोर्स जब सुपर पोजिशन थ्योरम के हिसाब से ऐड करोगे तो एफ नेट कितना आ जाएगा, जीरो। और सेंटर में तो इसके कोई मास ही नहीं है, सेंटर में हॉलो स्फीयर के कोई मास होगा क्या, सोच के बताओ। खाली है भाई, सेंटर में क्या है, कुछ नहीं है। नहीं आया समझ? अब आया समझ कि अब भी नहीं आया समझ कि मैं आया क्यों सर बोल रहा आया। था कि जब आपका कोई सॉलिड स्फीयर हो, हॉलो स्फीयर हो, और जब आपको बोल दिया जाए कि पॉइंट मास बाहर है, उसके बाहर है, तो तुम हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर को बोल एक पॉइंट मास बना देना और सारा मास उसके सेंटर पे डाल के कैलकुलेट कर लेना। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, तो यहाँ नेट फोर्स में क्या लिखूंगा, मैं नेट फोर्स यहाँ पे क्या लिखूंगा बताओ। मैं नेट फोर्स लिखूंगा यहाँ पे जीरो, है ना। यह है पॉइंट मास, लिख देते हैं ताकि भविष्य में कभी ये फोटो देखो तो समझ आए। यह पॉइंट मास। सो नेट फोर्स एफ नेट ऑन पॉइंट मास। एफ नेट निकाल रहे हैं, देख रहे हो, नेट फोर्स। हाँ हो सकता है एक फोर्स की वजह से उसका अलग वैल्यू आए, इसका अलग वैल्यू आए, इसका वैल्यू अलग आए, बट नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एफ नेट ऑन पॉइंट मास कितना हो जाएगा, जीरो। कितना होगा, जीरो। कितने लोगों को समझ आया ये बात? आई सर। और सेंटर में तो खैर कुछ है ही नहीं, तो वहां तो बात ही हटा दो, वहां तो बात ही हटा दो। ठीक, बहुत अच्छी बात। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। आई, आओ। अब इसी से मिलता जुलता एक सवाल देते हैं फिर से, सॉलिड स्फीयर का। तुम समझ गए होगे, हाँ अब तो सॉलिड स्फीयर आने वाला है। समझ गया ना दोस्तों? हाँ सर। हम्म। कैसे समझ जाते हो तुम लोग? अंतर्यामी। अच्छा, बस फोटो बनाने में जो टाइम लगेगा है ना, उसके बाद तो कॉपी पेस्ट खेलेंगे। सर आपको मजा आता है ना कॉपी पेस्ट करने में? कॉपी। यस, क्योंकि टाइम नहीं लगता ना।
लिखने में बहुत टाइम लगता है, ड्रॉ करने में बहुत टाइम लगता है। तो ये है एक सॉलिड स्फीयर, मान लेते हैं। यही था ना, हाँ ठीक है। ये सॉलिड स्फीयर, इस सॉलिड स्फीयर का सेंटर है यहाँ पे। तुम बोलोगे ठीक है। यहाँ पे हमने कोई पॉइंट मास डाल दिया है, लो ये पॉइंट मास डाले हम। अब जा हट क्यों गया, ये पॉइंट मास। अब रेडियस है इसका आर, बोलोगे ठीक है। लेकिन ये है दोस्त, मान लो स्मॉल आर डिस्टेंस पे, हमें नहीं पता क्या है डिस्टेंस, स्मॉल आर, ठीक है स्मॉल आर है। हम बोलोगे ठीक, बहुत अच्छी बात। और अब बोल रहा है आप इसके ऊपर बताइए कि कितना फोर्स काम कर रहा है, मतलब कितना वो काम कर रहा है, क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कर लेंगे पता, और क्या, हम क्या करेंगे, पता करेंगे, करना ही है पता। आओ, तुम लोग भी कुछ हेल्प करोगे क्या मेरा। ये केस कैसा है, ये केस है सॉलिड स्फीयर का, ये क्या है, सॉलिड स्फीयर, ठीक। ये केस है सॉलिड स्फीयर। चलो जब ये मिट ही गया तो हटाओ इसको, इधर आने दो। एक बार पॉइंट मास यहाँ डाल देते हैं, एक बार पॉइंट मास यहाँ डाल देते हैं। यहाँ पे ये r इज इक्वल्स टू आर है, ये r इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, और यहाँ पे ये r स्मॉलर देन कैपिटल आर। ठीक है, दो केस ले लेते हैं। तुम बोलोगे ठीक है, दो केस ले लीजिए। तो यहाँ पे फोर्स बताना कितना लगेगा केस वन में, गायब क्यों हो गया था, हाँ फोर्स वन में बताओ कितना है, केस वन में बताओ, सॉरी यहाँ फोर्स कितना लगेगा, जल्दी बताओ, कितना एक्सपीरियंस करेगा ये पॉइंट मास। अच्छा ये गायब होगा, सर सॉरी कुछ गायब, समझा ही नहीं। कुछ नहीं आएगा समझ, नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं आएगा समझ। ये गायब क्यों हो रहा है भाई, ओ इसलिए हो रहा है गायब, अच्छा ठीक है। हाँ, तो मुझे ये बताओ नेट फोर्स कितना काम करेगा, तुम बोलोगे इस केस में नेट फोर्स काम करेगा, अगर इसका मास मैं ले लेता हूं स्मॉल एम, इसका मास है स्मॉल एम, तो नेट फोर्स जो काम करेगा वो हो जाएगा जी स्मॉल एम, अच्छा इसका कैपिटल एम है, क्या हो जाएगा एम अपॉन आर स्क्वायर, होगा कि नहीं, क्योंकि ये दोनों बराबर है यहाँ, ये दोनों क्या है बराबर, दिख रहा है, बोलो बोलो दोस्तों, दिख रहा है क्या सभी लोगों को। भाई इसमें तो कोई ज्यादा माथा पच्ची नहीं है, इसमें ज्यादा माथा पच्ची है ही नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, बताइए। नहीं। कोई दिक्कत नहीं, इसमें दिक्कत है, इसमें दिक्कत हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, है ना, इसमें क्या हो जाएगा, दिक्कत। क्यों, क्योंकि हमसे देखो ना पूछ रहा है कि आर डिस्टेंस पे है। तो सबसे पहली बात कि अगर वो अंदर है, अगर वो अंदर है तो दो तीन चीज होने वाला है, ध्यान से देखो, ये अंदर है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखना, इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं ध्यान से देखना। ये हो क्या रहा है भाई, है ये डाल रही है भी हटना, चल क्या रहा है, जादू एम, अरे ठीक है एम मास है, तो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनते जाना, इस एम मास को इधर से इधर से इधर से, अरे यार क्या हो रहा है यार, मैजिक, जादू, कोई नहीं इधर मैं बनाता हूँ ध्यान से इस पॉइंट मास को, इस पॉइंट मास को इसके इधर जो सॉलिड, ये सॉलिड स्फीयर है ना, तो इधर तो कुछ मास होगा, अरे हाँ या ना, इधर तो कुछ मास होगा ना, सॉलिड स्फीयर है योगेश दादा मृणाली, ये सॉलिड स्फीयर है, तो ये कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, इधर 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 अट्रैक्ट करता रहेगा, ये इधर इधर अट्रैक्ट करता रहेगा। देख रहे हो लाल वाले में सब चीज गायब हो रहा, अपीयर हो रहा अपने आप, लेफ्ट राइट में, तो मैं बोल रहा हूँ लेफ्ट में तो गायब भी हो गया सब कुछ, तो यहाँ पे ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो बाहर वाले स्फीयर की वजह से, ध्यान से सुनिएगा, बाहर वाले स्फीयर की वजह से, बाहर जो मास का टुकड़ा है उसकी वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स लगने वाला है, नेट फोर्स जीरो, बाहर के स्फीयर की वजह से नेट फोर्स कितना लगेगा, जीरो लगेगा, सुपर पोजिशन थ्योरम, बताओ।
सुपरपोजिशन की वजह से हम पता करते हैं कि नेट फोर्स बाहर वाले टुकड़े की वजह से कितना लगने वाला, 0। लेकिन यहां भी तो एक टुकड़ा है ना, ये भी तो एक टुकड़ा में है, ये भी तो एक सर्कल में ही है। यार हो क्या रहा है ये? इरिटेट किया था। ये है सॉलिड स्फीयर, यहाँ पे एक मास रखा है, ठीक है। तो ये मास भी तो एक सर्कल के अंदर है, सर्कल के सरफेस पे है। और यहाँ जैसे सर्कल के सरफेस पे था तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ भी जो जिस सर्कल के सरफेस पे है, स्मॉल आर के रेडियस के, वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? आप बोलो। तुम बोलोगे हाँ, अब ये वाला लगा सकते हैं, क्या? जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर का स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे दो दो है, प्रॉब्लम यहाँ पे दो दो है। चलो कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं कि हमको स्मॉल आर का वैल्यू दे दिया, लेकिन हम मास कैसे निकालेंगे छोटे वाले सर्कल का, सॉरी छोटे वाले स्फीयर का? दिक्कत है कि नहीं है भाई? छोटे वाले का मास हम कैसे निकालेंगे? एम डैश अगर मैं बोल रहा हूँ तो कैसे निकालेंगे मास, क्योंकि अब तो वो छोटा हो गया ना सर्कल, हमको तो बड़ा वाले सर्कल का मास दिया है, कैसे निकालेंगे? ममता कोई आइडिया, मृणाली कोई आइडिया? नहीं आया समझ? मैं फिर से बताऊंगा, लेकिन अगर नहीं समझ आया तो बिल्कुल आगे मत बढ़ना, क्योंकि धरती वाले केस में इसी के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा अर्थ है वो सॉलिड स्फीयर है, तो अगर ये समझ नहीं आया तो आगे मत बढ़ना। समझ आया है या एक बार फिर से बता दूं? बोलो जल्दी। फिर से बताइए। एक बार। चलो, चलो मैं फिर से ही सब बताता हूँ, मुझे मालूम ही था बच्चे इतने कमजोर है ना, आवाज कर जाएंगे बच्चे। और यही हुआ, बहुत अंत तो कंफ्यूजन गत्वा हो रहा यही है। हुआ। कंफ्यूजन तो होना ही था, मिट रहा था आ रहा था, मिट रहा था आ रहा था। यह सॉलिड स्फीयर, अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो पूरे में मास बटा हुआ है, हाँ या ना? क्योंकि सब जगह मास है, सॉलिड है ना वो तो, ठीक है। बोलेंगे बहुत अच्छी बात। हाँ। यहाँ पे एक हमने पॉइंट मास डाल दिया m, और इस सॉलिड स्फीयर का कैपिटल M है। तो ये मास अभी सॉलिड स्फीयर के बाहर है या अंदर है? बाहर। बाहर है। बाहर है। तो मैंने बताया था जब बाहर होता है तो पूरे को के मास को सेंटर पे मान लो, मान लिया। और इसका इससे हम्म। दूरी बना दो, कितना है? रेडियस के बराबर होगा, मान लो रेडियस कैपिटल आर है, मान लो रेडियस कैपिटल आर है। तो इसका फोर्स नॉर्मल लिख सकते हैं, जी स्मॉल एम इस वाले का, कैपिटल एम उस वाले का, अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं। क्या कहते हो? हाँ। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा। ये भी सॉलिड स्फीयर है, ये भी क्या है? सॉलिड स्फीयर है। और यहां लेकिन पॉइंट मास मैंने अंदर डाल दिया, पॉइंट मास मैंने अंदर डाल दिया, कैसे भी करके अंदर डाल दिया। तो मैं बोल रहा हूं यहां सब, ये भी एक सर्कल के सरफेस पे देख लो ना, इसको भी तो अंदर सर्कल बना सकते हो, काट सकते हो। ये सॉलिड स्फीयर के एक सर्कल पे है, नहीं दिख रहा है क्या? जैसे ये सरफेस पे था, वैसे इस अंदर एक बना लो हाइपोथेटिकल, उसके सरफेस पे दिख रहा है, बोलो आया ना? यहाँ, हाँ। हाँ। ठीक है। लेकिन तुम बोलोगे सर आप इसका तो बना दिए, ठीक है, लेकिन बाहर जो मास है, क्योंकि ये सॉलिड है ना, तो यहाँ भी तो मास है, उसका क्या? भाई यहाँ भी मास है, क्या कहते हो दोस्तों? यहाँ भी तो मास है, ये सॉलिड स्फीयर है। बोलोगे हाँ वो तो मास है, तो उसका क्या? तो मैं बोल रहा हूं इस आउटर साइड वाले की वजह से एफ नेट कितना आएगा? 0। इफ एफ, इसकी वजह से एफ नेट 0 आ गया, तो अब कोई असर पड़ने वाला है बाहर की वजह से? हाँ या ना, सोच के बताओ। कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे अभी स्क्वायर में इक्विलेटरल ट्रायंगल में एम एम कट कर देते थे, वैसे ही गायब हो गया। तो अब गायब हो गया, तो अब इसको तुम सीधा ऐसे अज्यूम कर लो कि ये ऐसे रखा है। अब ऐसे नहीं बचा क्या? देखो तो, ऐसे ही बचा। और इसके इसका दूरी हाँ। देख लो, एफ आर। तो हम लिख देंगे, इसका मास मान लो एम डैश ले लेते हैं, इसका मास है स्मॉल एम, तो लिख देंगे जी एम इंटू एम डैश अपॉन इसका दूरी आर स्क्वायर। सिंपल, खत्म। क्या कहते हो? लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ हाँ पे, समझा। प्रॉब्लम यह है कि एम डैश का मास कैसे पता चलेगा हमको? हमको कैसे पता चलेगा कि मास क्या है? हमको तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि भैया इसका मास है कैपिटल एम, लो। हमको कैसे पता चलेगा? है ना? मान लो वो दूरी दे दिया कि इतना मीटर अंदर जाके बैठा हुआ, दूरी दे दिया, तो मास तो हमें निकालना पड़ेगा ना। फॉर्मूला तो आ गया, ठीक है, फॉर्मूला हमारा एकदम चकाचक है, रेडी है फॉर्मूला, देखो। दूरी है आर, और हम लगा देंगे फॉर्मूला क्या? एफ इज इक्वल्स टू, सॉरी, हम क्या लगा देंगे? हम लगा देंगे एफ इज इक्वल्स टू जी स्मॉल एम कैपिटल एम डैश, नया वाले का, और छोटा वाले का स्क्वायर। ठीक है ना? फॉर्मूला तो ठीक है, बोलोगे हाँ। लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पे एम डैश कहाँ से आएगा? वही दिक्कत है मेन।
समझ रहे हो ना क्या क्या हम कहना चाह रहे हैं? सब सॉलिड स्फीयर के लिए चल रहा है। तो मास के लिए हम क्या क्या जुगाड़ करें बताओ तो। मास के लिए हम वॉल्यूम का सहारा ले लें, क्योंकि चाहे वो बड़ा वाला सर्कल हो चाहे अंदर, देखो एक छोटा सा सर्कल हमने बनाया, एक बड़ा सा सर्कल पहले से था, चाहे बड़ा सर्कल हो या छोटा सर्कल, वॉल्यूम तो दोनों का बराबर होगा, क्योंकि चीज तो दोनों वही है। अरे दोनों का वॉल्यूम सेम होगा ना। हाँ सर। हाँ ठीक सर। है तो ठीक है, तो मैं लिखता हूँ डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला मैं क्या लिखूंगा, मैं इसको पहले याद कर देता हूँ कि ये इधर है, इसको हटा दो। तो डेंसिटी रो बराबर क्या होगा बताइए। रो बराबर क्या होगा, स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर के लिए क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है सॉलिड स्फीयर के लिए, 4/3 पाई r क्यूब। तो टोटल मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बोलोगे हाँ। तो रो बराबर हो जाएगा, मास तो दिया हुआ अपने को कैपिटल एम, तो रो बराबर हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। तो 3 को ऊपर, सॉरी ये स्क्वायर नहीं होगा क्यूब होगा, इस 3 को ऊपर डाल देते हैं बस, और क्या कहते हैं। ठीक है, बताइए ठीक है, कोई दिक्कत। हमारे पास ये डेंसिटी पता चल गई। अब या बोलो एम बोलो। का। ये हमें डेंसिटी, सबका डेंसिटी तो सबका होगा ना। मास तो हम बड़ा वाला लिए हैं जानबूझ के, क्योंकि हमको उसी का मास दिया था, तो उसी के मास से पता कर लिए। लेकिन एक गड़बड़ हो गया, है ना, यहाँ पे आर डालना पड़ेगा कैपिटल वाले का, है ना, ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि कैपिटल का मास डाले हैं तो कैपिटल का आर डाला। तुमने सही एक पॉइंट आउट बड़े किया। वाले का हाँ नहीं क्या। वो गलत था। अगर हम मास डाल रहे हैं कैपिटल वाले का, तो वॉल्यूम भी डालना पड़ेगा कैपिटल वाले का, समझ रहे हो। वॉल्यूम भी किसका डालना पड़ेगा, कैपिटल का, इसी का वॉल्यूम डालेंगे ना। तो हमें इससे अब क्या पता चल गया, हमें इससे पता चल गया पर यूनिट, सॉरी मास पर यूनिट वॉल्यूम पता चल गया, कि 1 यूनिट अगर वॉल्यूम है तो उसका मास कितना होगा। बहुत अच्छी बात। अब छोटा, अब मुझे एक बात बताना, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है ना मृणाली। तो अगर मैं मास पता करना चाहता हूं, तो क्या मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दूं। हाँ। अब मुझे बताना, डेंसिटी तो चेंज नहीं होगा, चाहे सर्कल छोटा हो या बड़ा हो, डेंसिटी तो भैया डेंसिटी होता है, लेकिन वॉल्यूम तो चेंज कर जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा नया वाला, नया वाला हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर, यहाँ कैपिटल आर था, यहाँ स्मॉल आर, मल्टीप्लाई करते ही हमको इस वाले का मास पता चल जाएगा। आप बोलो इजी है क्या, बोलोगे अरे हाँ ये तो बहुत इजी था। अब वहां पे था कि एम नहीं था। डैश होगा ना। हाँ वही एम डैश, है ना। तो हम पता करना चाहते हैं न्यू वाले सर्कल का वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम न्यू स्फीयर का 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, सॉरी मास ऑफ न्यू स्फीयर, बार बार वॉल्यूम नहीं, मास, मास क्या हो जाएगा, मास, मास को मैंने एम डैश माना है, क्या हो जाएगा न्यू स्फीयर कितना हो जाएगा, बोलोगे बहुत इजी है, ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, डेंसिटी का वैल्यू हमें मालूम है। तो वैल्यू पुट करो, डेंसिटी का वैल्यू कितना है, 3m/4 पाई इंटू वॉल्यूम कितना है इसका, वॉल्यूम है इसका देखो ऊपर में, वॉल्यूम है इसका 4/3 पाई r क्यूब, है ना। तो कौन कौन सा चीज कट जाएगा, 4 पाई कट गया, है ना, 3 से 3 कट गया। तो नया मास कितना आया है, नया मास आया है दोस्त, देखो मैं इस चीज से लिख रहा हूँ, नया मास आया है ऊपर में आया है mr क्यूब, देखो तो mr क्यूब/r क्यूब आया है न्यू मास, बोलो। हाँ। इस न्यू मास को एम डैश की जगह पुट कर दो, इस न्यू मास को एम डैश की जगह पुट कर दो, आओ पुट करके देखते हैं। समझ आया ममता। अब इजी था, हम तो बस मास, आंसर हमारा कब का आ चुका है, ये तो मैथ्स खेल रहे हैं, है ना। एम एम डैश वो आंसर, ये आंसर तो यही है, हम तो बस मास निकाल रहे हैं, आंसर वही है। तो अब वैल्यू पुट करो, एफ बराबर क्या हो जाएगा, जी स्मॉल एम, कैपिटल एम डैश की जगह क्या लिखेंगे, mr क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब, है ना, अपॉन स्मॉल में r² है। तो मुझे एक बात बताओ, ये r² से ये 3 वाला कट जाएगा, और कुछ कटने वाला है नहीं। तो नया फोर्स जो आएगा, वो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन r क्यूब, ये हो जाएगा। इजी था, बहुत इजी था, easy था।
है ना, बहुत इजी। फॉर्मूला तो असली यही है, हम तो बस मास कैलकुलेट किया, फॉर्मूला तो असली वही है। चाहो तो ये भी याद कर सकते हो कि अगर r डिस्टेंस पे है तो क्या। इजी, बताइए। तो अगर आप हाँ सॉलिड स्फीयर के अंदर जाते हो तो आपके ऊपर नेट फोर्स कुछ ना कुछ लगेगा, और यही है वो नेट फोर्स। क्योंकि हमने फिर क्या मान लिया है अंदर, उसको फिर से मान लिया है, वो उसके मास को सेंटर पे मान लिया। और अगर आप हॉलो स्फीयर के अंदर जाते हो तो नेट फोर्स कितना लगेगा, 0। यही है ना अंतर। एफ नेट उधर क्या लग रहा था, 0 लग रहा था, इधर एफ नेट कुछ लग रहा है। वैल्यू यही है उसका, इसका वैल्यू वही है। हम्म। ठीक है। स्लाइड एक सवाल पूरा, पूछ। हाँ, स्लाइड ऊपर। ठीक है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? असली आंसर ऊपर ही आ गया था, असली आंसर ऊपर ही आ गया था। इसमें एकदम तो और अच्छे भी से मिस क्रिस्प। क्या बोल रही हो ममता? नहीं समझा। समझ में आ गया है ना? हाँ। डेंसिटी चेंज नहीं होता है सेम मटेरियल का, डेंसिटी चेंज नहीं होता है, क्योंकि डेंसिटी को हम लोग कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। अगर वॉल्यूम का यूनिट 1 है ना, मतलब वॉल्यूम वॉल्यूम है 1, एक है, तो उसमें कितना मास। सिंपल। चलिए एक सवाल दे क्या, बोलो। देखो। हाँ सर। हाँ आओ एक सवाल ले लो। सवाल काफी अच्छा है, प्यारा है ना, मीठा है, नमकीन है। देखो सवाल कितना अच्छा। इस सवाल का जो जवाब दे देगा उसको मैं समोसे खिलाऊंगा। खाना है, बोलो। हम्म। तो दो सवाल का जवाब। मैं सवाल पढ़ रहा हूँ। Two identical sphere as are placed in contact with each other. If r is the radius of each sphere, then gravitational attraction between the two is proportional to। तो क्या लिखा है भैया? टू मतलब TWO वाला कर दो। बट ये भी सही था, बट ठीक है। स्पीयर का स्पेलिंग देखो ना सर क्या है। मैं देख सर लूंगा। स्पीयर का और फीलिंग। टू आइडेंटिकल स्फीयर है ना, मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। Two identical sphere are placed in contact with each other if r is the radius of each sphere। each pair नहीं, लगता मैं थोड़ा ज्यादा तेज बोल रहा हूँ, अब मुझे धीरे बोलना पड़ेगा, है ना। Each sphere, then gravitational attraction between the two is proportional to। Correct। मैं कलर चेंज कर दूंगा, अब मैं उस कलर से नहीं करूंगा, क्योंकि PDF में कलर थोड़ा लाइट आ जाता है ना। तो क्वेश्चन का कलर मैं चेंज करने वाला हूँ बाय डिफॉल्ट। कुछ डार्क तड़कता भड़कता ले लेते हैं, लाल। नहीं, लाल कलर आंखों के लिए अच्छा नहीं है, वाइट ले लेते हैं। ये कुछ ज्यादा वाइट हो गया, इतना वाइट नहीं, इतना ठीक। ठीक है, इतना ठीक। हम्म। ये क्वेश्चन, और मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। चलिए ऑप्शन लिख देता हूँ। r² वही मैं b बोलूँ है। आपका कब आंसर लिखने लगे। नहीं नहीं, 1/r²। बताइए, आंसर बोलो। जो भी इसका आंसर देगा समोसे खाएगा, और नहीं देगा तो जानते हो क्या खाएगा, है ना। लात खाएगा फिर घर में। जल्दी से दो, आंसर दो। सर इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कुछ नहीं है, सिर्फ प्रोपोर्शनल टू। हाँ, आर देख लो, टू जो भी फोर। इनवर्स आ रहा है तो इनवर्स लगा दो, डायरेक्ट आ रहा है तो डायरेक्ट लगा नहीं दो, जो जल्दी तुमको आ से। रहा है, जो आंसर तुम्हारा आ रहा है वो पकड़ लो। ऑप्शंस तो दे दिया ना। सर हम्म। कुछ क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे चंपू बच्चों, इधर देखो। 1/r²। अच्छा सी देखिए, वाला। वन अपॉन देखिए, वही मैं बोल रहा हूँ। सिंपल सा कैलकुलेशन है ना, क्यों?
स्फीयर है सेम, देख लो। अरे भैया ये क्या हो, ये कहाँ से आ गया? इसको कर दो डिलीट, इसको कर दो सेलेक्ट। लगता है मेरा ये काम नहीं कर रहा। छोड़ो, काम नहीं कर रहा तो छोड़ो, इसको मैं सीधा ड्रॉ कर देता हूँ। होता है कभी कभी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। ये दोनों चिपका हुआ है मान लो, इन कांटेक्ट बोला है ना, ऐसे चिपका हुआ है। दोनों का रेडियस क्या है, आर। दोनों का रेडियस क्या है, आर। ठीक है। पूछ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, दोनों आइडेंटिकल है तो मास भी मान लो एम है, तो एम है, तुम बोलोगे हाँ। तो सिंपल है ना। फोर्स इज इक्वल्स टू जी एम स्क्वायर, यानी एम इंटू एम अपॉन आर प्लस आर, कितना हो जाएगा 2r पावर, है ना। तो कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू जी एम स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, हाँ या ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, हाँ या ना, बोलो बोलो बोलो। अरे हाँ या ना हाँ भाई, हाँ या ना। सिंपल, क्यों मृणाली आंसर आया क्या? ठीक है। कब का? कब का आ गया तो ये आंसर गलत है। ठीक है, अगर ये आंसर कब आंसर का आ चुका है तो ये आंसर गलत है। मुझे एक बात बताओ मूर्ख बालकों, अगर आप कहते हो कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मान लो तुम कहते हो, क्योंकि नीट में ऐसा सवाल आएगा, तुम लिख क्या होगे मुझे पता है काफी जोश में। एफ तुम कहते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो इसका मतलब मैं जैसे ही दूरी बढ़ा दूंगा तो फोर्स कम हो जाएगा, तुम बोलोगे हाँ। रेडियस में जैसे ही इस फिगर को देखो, इस फिगर को देखो, क्योंकि इस फिगर में आर का मतलब क्या है, इस फिगर में आर का मतलब है रेडियस। भाई इस फिगर में आर का क्या मतलब है, रेडियस है, दूरी नहीं है, क्योंकि दोनों पास में है, कांटेक्ट में है। तो इस फिगर में अगर मैं इसको बढ़ा देता हूं तो इसका मतलब सर्कल का, स्फीयर का साइज भी तो बढ़ जाएगा, तो मास भी तो बढ़ेगा फिर। तो मास अगर बढ़ेगा तो फोर्स भी तो बढ़ना चाहिए, जबकि तुम रेडियस के हिसाब से कम बोल रहे हो। तो ये तो विरोधाभास हो गया। कितने लोगों को नहीं समझ में आया जो मैं क्वेश्चन किया हूं अभी? कितने नहीं लोगों को समझा। नहीं समझा? एक बार फिर से सुनो। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे रेडियस ही है ना, आर। आर यहाँ पे क्या है, हम्म रेडियस है। अगर कोई बॉडी यहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता, और तब तुम बोलते कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनका डी स्क्वायर है, डिस्टेंस के, तो हम मान लेते, क्योंकि इनका डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इनका मास थोड़ी बढ़ रहा है, मास तो बढ़ ही नहीं रहा है। भाई तुम तो सिर्फ डिस्टेंस ही बढ़ा रहे हो ना। लेकिन यहाँ पे ये दोनों कांटेक्ट में है, और इनका अगर आर बढ़ाते हो इसका मतलब इसका साइज बढ़ा रहे हो, तो अब बोलो, रेडियस बढ़ाना है इसका मतलब साइज बढ़ाना, साइज बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा, और फोर्स यहाँ पे मास पे भी डिपेंड करता है। तो तुम्हारा आर स्क्वायर गलत हो जाएगा, क्योंकि मास जैसे रेडियस बढ़ेगा तो मास भी बढ़ जाएगा। तो वो गलत है आंसर, वो आंसर आएगा ही नहीं, तुम कुछ भी कर लो। कितने लोगों को समझ में आया है? ये पॉइंट ऑब्जेक्ट रहता है, इनका डिस्टेंस बढ़ाते तो ठीक है, ये यहाँ पे था अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है, मास नहीं बढ़ा, सिर्फ डिस्टेंस बढ़ा, मास मान लो कांस्टेंट रह गया, तब ना, मास अगर कांस्टेंट रहेगा तब ना हम बोलेंगे कि एफ अपॉन आर स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ तो रेडियस हम्म बढ़ेगा तो मास बढ़ जाएगा। भाई रेडियस बढ़ेगा तो मास बढ़ जाएगा, और मास तो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये तो गड़बड़ हो गया आंसर। आया मृणाली, समझ आया क्या? कितना आराम से आंसर तो निकाल दी। तो तुम तो बोली लाखों साल पहले सर आंसर निकाल दी यार। तो मैंने कुछ आर ऐसे रेस टू, चीज, क्या r⁴ तुमने बोला है क्या? हाँ तब ठीक है। अगर आपने r⁴ बोला है तब कैसे आपने निकाला है, जरा बताइए, इस पे प्रकाश डालिए जरा। देखो, मतलब आपने वो फर्स्ट स्टेप किया था ना, GM²/2R वाला स्क्वायर हम्म कुछ हम्म कुछ, हम्म हम्म तो हम्म, हम्म। वहां से हमें मास से निकालना है ना, तो मास को तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो आर, मतलब R⁴ ही तो आएगा। कुछ भी, कुछ भी, ओमकार बन गई हो क्या? फोटो है, भेजना। ओमकार ओमकार बन गई हो क्या मृणाली? नहीं नहीं, मैं फोटो भेजती हूँ, रुको। उतना मुझे नहीं पता, एक चीज देखो, इधर ध्यान से देखो। अगर हमें फोर्स पता करना है तो जी तो भैया कांस्टेंट है, मास की जगह कुछ ऐसा चीज डालो जो रेडियस बढ़ाने पे चेंज ना हो। अगर मैं यहाँ डेंसिटी डाल दूं तो चेंज होगा क्या, सोच के बताओ। अगर मास को मैं डेंसिटी के टर्म में लिखूं तो चेंज होगा क्या? अरे बताइए, चेंज होगा? मृणाली, ममता, डेंसिटी चेंज नहीं होगा।
डेंसिटी चेंज नहीं। नहीं होगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ पे डेंसिटी के टर्म में लिख देते हैं आंसर। चलो आओ ध्यान से देखो, डेंसिटी क्या होगा, दोनों का एक ही होगा भाई, दोनों दोनों का Density. आइडेंटिकल है। दोनों का क्या हो जाएगा, m/4/3 πr³ है ना, ऐसा कुछ होगा डेंसिटी। वॉल्यूम दोनों का क्या होगा, 4/3 πr³। तो मैं चलो वॉल्यूम भी लिख ही देता हूँ, 4/3 πr³। तो मास क्या हो जाएगा, मास हो जाता है ρ × v। तो अब मैं लिखूंगा, ध्यान से सुनिए, अब मैं लिखूंगा F क्या सब लिख, मैं लिखने वाला हूं, ये लाल वाला दिखता है ना, दिक्कत तो नहीं करता है, G m × m यानी m²। मैं सीधा क्या लिखूंगा, m² है ना, m² अपॉन इनका 2r²। हाँ या ना, तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल, 2r² मतलब 4r² हो जाएगा ना, क्या लिख रहे हैं ब्रैकेट। ठीक, तो अब g का तो वैल्यू g ही डालोगे, m की जगह मैं क्या डाल दूं, ρ² × v² डाल दूं क्या, देखो तो ध्यान ध्यान से, डाल दूं क्या, तुम बोलोगे हाँ, यहाँ पे डाल दो ρ² × v² अपॉन 4r² हो जाएगा। अब रो का वैल्यू कुछ देर के लिए नहीं डालते हैं, ठीक है, मैं सीधा डाल देता हूं v का वैल्यू कितना है, 4/3 πr²। तो 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है, तो इसको मैं स्क्वायर में ही रखता हूं अंदर, और r² को मैं कर देता हूं 6, और अपॉन r का पावर 2 और 4। ये कट करो इधर से, कितना कट हो जाए, तो आंसर क्या आया, ध्यान से देखो। अब फोर्स का फॉर्मूला नया वाला जो आया है, अब जो नया फोर्स का फॉर्मूला आया है, F = G, अच्छा गड़बड़ हो गया, स्क्वायर रो के ऊपर, जी मम्मी नाइस ओके। ρ² अंडर 4/3 π² r का पावर 4/4 आया ना। तो अब देखो, अब रो तो सबके लिए कांस्टेंट है भैया, एक चीज देखो, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, रो डेंसिटी कांस्टेंट, 4/3 पाई कांस्टेंट, तो फोर्स अब डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, r के पावर 4। बोलो समझ आया, समझ आया, सब कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, तो फोर्स सिर्फ और सिर्फ r के पावर 4 पे ही डिपेंड कर रहा है, यानी रेडियस बढ़ाओगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। पहले तो तुम फोर्स घटा रहे थे कि रेडियस बढ़ाओगे तो फोर्स घट जाएगा, अब रेडियस बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि मास बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, पहले तो उल्टा आ रहा था ना, रेडियस बढ़ाते ही मास घट रहा था, अब तो रेडियस बढ़ाते ही मास बढ़ रहा है। कोई दिक्कत है क्या, बताइए। नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं एक और सवाल दें, रुको 2 मिनट। चलो एक और सवाल मैं लिखता हूँ तब तक, सवाल तो लिख ही सकते हैं, क्यों। हाँ लिख सकते हो, पर वो सर फॉर्मूला तो सर दिखा। हम्म, आज बहुत और सिखा कोरोना लिया में सर। तुमने क्या किया था भाई, हैं, कुछ भी। व्हाट्सएप देखो। मैं नहीं देखूंगा, अब बोलो, क्या सर मतलब। मतलब क्या, सही तो बोल रहे, मैं नहीं देखूंगा। मत सवाल देखो सुनो, सर, उसमें मैंने अभी ऐसे मैं ही किया अभी था, लेकिन मैंने मैं पूरा मैं सॉल्व किया था। मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। 2 point masses m and 4m are separated by a distance d on a line. A third point mass m is to be placed at a point on the line such that the net gravitational force on it is 0. The distance of that point from the m mass is, आइए देखते हैं इसको मॉडिफाई करके, है ना, मास्क नहीं है ये, मास है। ये कैपिटल एम नहीं, स्मॉल एम ले लो, कैपिटल एम लिखने में दिक्कत होता है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दैट, है ना, शुरू से पढ़ते हैं क्वेश्चन, आइए तुम लोग भी क्वेश्चन तब तक मीन वाइल लिख सकते हो। 2 point masses m and 4m, ये सही लिखा है, बस m को छोटा कर देते हैं, बड़ा m अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं आता, है ना।
आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी ऑन अ लाइन, ठीक है, डी को डी ही रहने दो, स्मॉल कर देते हैं बस। अ थर्ड पॉइंट मास m इज टू बी प्लेस्ड, है ना, m को कैपिटल M ही रहने देते हैं, इज टू बी प्लेस्ड at a point on the line such that net gravitational force on it is 0, the point from the mass m is, है ना, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, है ना। क्वेश्चन ऑप्शंस दे देते हैं, d/2, ऑप्शन बी d/4, ऑप्शन सी d/3, ऑप्शन डी d/5, ठीक है, बताइए। नहीं बता पाओगे तो मैं इसका कैलकुलेशन करता हूं, मैं इसका ऐसा कैलकुलेशन कर दूंगा ना, मतलब एक ऐसा ट्रिक बता दूंगा ना दोस्त, कि तुम मतलब खुशी से नाच उठोगे। क्या करोगे? खुशी से नाच उठोगे, नचा दे, क्योंकि वो उससे मैं एक फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ। बना दूं क्या? बोलो, बनाओ बना बनाओ दीजिए। फॉर्मूला, चलो। हाँ और सर। उसके ऊपर मैं दिखाऊंगा कि नीट में कैसा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। यहाँ m और 4m दिया है ना, मैं इसको n और m मान लेता हूँ, क्योंकि m के कितना गुना है? 4, 4m 4 गुना है भाई, 4 गुना है ना, देखो तो 4 गुना है। तो बोलोगे हाँ, तो अगर इसको m मानते हैं तो इसको n इंटू एम भी तो मान सकते हैं, n इंटू एम, जैसे इसको 4 इंटू एम माना है। तो क्या कहते हो दोस्तों? बोलो बोलो, जल्दी नहीं बोलोगे मीटिंग बंद हो जाएगा, जल्दी बताइए। हाँ सर। तो मैं मान रहा हूं कि ये है मास m और ये मास n इंटू एम, है ना, n इंटू एम है। यह है इनके बीच का डिस्टेंस d, ये इनके बीच का क्या है? डिस्टेंस d। और मैंने किसी भी रैंडम m मास, कैपिटल M मास को लाके यहाँ पे डाल दिया, इसके ऊपर नेट फोर्स मान लो यहाँ पे 0 लग रहा है, जब ये इधर से डिस्टेंस x पे है, तो इधर से कितना हो जाएगा? तुम बोलोगे d-x का, होगा कि नहीं होगा? टोटल d है तो ये d-x हो जाएगा। और हम जानते हैं अगर इधर फोर्स F1 लग रहा है और इधर फोर्स F2 लग रहा है, तो दोनों बराबर होगा अगर नेट फोर्स 0 है तो, है ना। ये बराबर तब होगा इफ नेट फोर्स इज 0, इफ एफ नेट इज 0, किसके ऊपर? कैपिटल M के ऊपर, ऑन कैपिटल M। अरे हाँ या ना, बोलो दोस्तों। तो मैं दोनों का वैल्यू पुट कर देता हूँ और सॉल्व कर देता हूँ, सिंपल। मैं दोनों का वैल्यू पुट कर रहा हूँ, देखो, मुझे बताना अगर मैं गलत वैल्यू पुट करूँ। F1 का वैल्यू कितना होगा, जल्दी बताओ। F1 का वैल्यू होगा g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दूसरे का क्या होगा? g स्मॉल m इंटू एन एम, देखो, अपॉन d-x का होल स्क्वायर। बताओ दोस्तों, सही है? हाँ सॉरी, सर। कैपिटल M तो मैंने लिखा ही नहीं इसमें, पर बड़ा तुम लोग M। हाँ बोलो। अब लो, लिख दिया, ठीक है, बताओ। तो देखा जाए तो सब कुछ कट जाएगा, जी से जी, एम से एम, एम से एम, एम से एम, एम से एम, बस एन बच जाएगा। कौन बचेगा? एन बचेगा। तुम बोलोगे हाँ एन बचेगा। तो जब एन बचेगा तो मुझे बताओ, क्या ये कुछ ऐसा आ जाएगा? d-x का होल स्क्वायर ऊपर चला सर जाएगा, तो d-x, यस, गया टाइम ऐसा। टाइम अब आगे का कैलकुलेशन आगे की मीटिंग में, कितना मिनट, लेस सेकंड्स? देन 1। ओके, तो बाकी का कैलकुलेशन नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं, बाकी सब चीज कट चुका है। ये आया है, यहाँ से हम एक्स पता कर लेंगे कि डी के साथ कैसे वैरी करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में।